बने बैठे हैं, इनसे कम्युनिस्ट क्रांति की उम्मीद करना अव्वल दर्जे की बेवकूफी होगी। तो पूछा कि क्या अमेरिका के लोग क्रांतिकारी नहीं हो सकते? तो जगदेव बाबू ने कहा यह असंभव है कि अमेरिका के लोग क्रांतिकारी हो सकते हैं। क्या मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि बाघ बकरी की हिफाजत कर सकता है? तो पाल गार्ड लेविन ने कहा कतई यह संभव नहीं कि बकरी की रक्षा बाघ करेगा। फिर वो पूछा क्या बिल्ली दूध की रक्षा करेगी? कहा कि यह भी संभव नहीं। फिर पूछते हैं क्या कुत्ता मांस की रखवाली करेगा? तो कहा कि नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा क्या घोड़ा घास से दोस्ती करेगा? कहा यह भी संभव नहीं। तब जगदेव बाबू ने कहा कि अगर बाघ बकरी की रक्षा नहीं करेगा, कुत्ता मांस की रखवाली नहीं करेगा, बिल्ली दूध की रक्षा नहीं करेगी, घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करेगा तो 100% मरेगा। और जो लोग बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाना चाहते हैं वे या तो अव्वल दर्जे के जाल फरेबी मक्कार हैं या एक नंबर के मूर्ख और दूसरे नंबर के धूर्त हैं। इनसे कतई उम्मीद नहीं है कि अपने दुश्मनों की रक्षा करें। तब जगदेव बाबू ने कहा कि ठीक उसी प्रकार से हजारों साल से जिन ऊंची जातियों के लोगों ने इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों का, जिन्हें शूद्र और नमो शूद्र कह के पुकारा गया, अछूत कह करके पुकारा गया और उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया, ये लोग कतई इस मुल्क में न समाजवाद ला सकते न साम्यवाद ला सकते। इनसे साम्यवाद की चर्चा करना, अंबेडकरवाद की चर्चा करना सब का सब एक नंबर का पागलपन है। मैं इसी बात को मान करके अलग से शोषित दल का निर्माण किया हूं और शोषित दल के झंडे के नीचे 90% शोषितों को गांव से लेकर दिल्ली तक इकट्ठा करने में लगा हुआ हूं। जिस दिन 90% शोषित झंडे के नीचे इकट्ठा हो जाएंगे उस दिन ऊंची जाति वाले या तो जंगे मैदान में आत्मसमर्पण कर देंगे अथवा हमारी गुलामी स्वीकार करने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन उस दिशा में हम नहीं चले। हम किस दिशा में चले? मसीहा को मारने वालों के पीछे पूंछ हिलाते खड़े हो गए। लाज शर्म भी नहीं आती है। सवाल जिंदा रहने का नहीं है, सवाल जिंदा रहने का नहीं है, सवाल जिंदा रहने के स्तर का है। जीवन जीने के 4 स्तर हैं। एक तो स्तर यह है कि हम दुश्मन के सामने जाएं और दुश्मन को देख के डर जाएं, पैजामा बिगड़ जाए और उसकी गुलामी स्वीकार करने अधीनता। और तुलसीदास जी का दोहा पढ़े कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यानी हमारे मेहरारू, हमारे लड़की, हमारा बच्चा तो हर एक सब गुलाम हो, सरकार जैसे चाहा वैसे उपयोग करा। एक तो ये सिद्धांत है। और दूसरा है कि हम उनका नाम सुन लें और पैजामा बिगड़ जाए, मैदान छोड़ के पीठ दिखा के भाग जाए। ये भी जीवन जीने का तरीका है, गुलामी का जीवन और कायरता का जीवन। और तीसरा जीवन है भगत सिंह का कि मैदान में जाएंगे, जगदेव बाबू के रास्ते पर चलेंगे, शहीद होंगे तो भावी पीढ़ियां पूजा करेंगी, प्रेरणा प्राप्त करेंगी और लड़ाई जारी रखेंगी। लेकिन यह भी संभव नहीं है। जगदेव बाबू के शहादत के 46-47 वर्षों बाद आज तक कोई खूनी क्रांति का जंग नहीं हुआ, ना ही कोई ऐलान हुआ। दुश्मन छुट्टा सांड की तरह से घूम रहा है और हम उसकी गुलामी करने में जय जयकार कर रहे हैं। इतना माथा खराब है इस शोषित समाज का। ये खराब माथा का इलाज करना होगा। क्यों इलाज करना होगा? कि बिना इलाज किए काम बनना नहीं। और अंतिम लड़ाई 2024 है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया है। और आपका इधर डॉक्टर अंबेडकर और जगदेव बाबू के नारे पर काशीराम का नारा है कि बाबा साहब का सपना ही जगदेव तुम्हारा नारा है। 100 में 90 शोषित 90 भाग हमारा है। और काशीराम का नारा कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेगा पूरा। दोनों लोग चले गए दुनिया से, फिर भी वह सपना क्या है जो अधूरा रह गया, जिसे पूरा करना बाकी है। बाबा साहब के 2 सपने हैं। पहला सपना 1932 में वोट का अधिकार लिया कि बहुजनों के वोट ज्यादा है, मूल निवासियों के वोट ज्यादा है, शोषितों के वोट 100 में 90 हैं, 90 वाले 90 को वोट दे देंगे तो 10 वालों को हराकर जो सम्राट अशोक के वंशजों से भारत छीना गया उस भारत को हम छीन लेंगे और पुनः इसे बौद्धमय भारत बनाएंगे। ये दूसरा नारा है। वो बौद्धमय भारत बनाने के लिए ही 9 अक्टूबर को परम पूज्य भंते सुमित रत्न थेरा साहब
के नेतृत्व में, उनके संयोजकत्व में 70 संगठनों ने सहमति दिया है। आपसे सहमति मांगने आया हूं कि पहले धर्म क्रांति की लड़ाई छेड़ दी जाए। अगर हमारा लड़ाई 9 अक्टूबर का सफल हो जाएगा तो जैसे बिहार में हमारे भाइयों ने मिलकर धक्का मार के चक्का उलट दिया है, वैसे यहां भी उलट के पटक के सीने पर चढ़ जाएंगे और उनका होश ठिकाने लगा देंगे। ये धर्म क्रांति की आड़ में राज्य क्रांति की बुनियाद डाली जा रही है, लेकिन लोग उसकी भी आलोचना कर रहे हैं। उनको लग रहा है कोई चला गया, भीड़ जुट गई तो हमारा क्या होगा। अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। जब मैंने एक काला जंग लगाया था 2022 के चुनाव में, लगा दिया काला जंग, पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुसांगिक संगठनों का चेहरा 15 दिन तक बदरंग रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के वक्तव्य का जवाब पूरी आरएसएस बीजेपी बजरंग दल ने नहीं दिया कि दिया है। उस भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए मायावती जी ने आत्मघाती और आत्महत्या की राजनीति किया, बाबू सिंह कुशवाहा ने किया और कांग्रेस पार्टी ने, तीनों ने मिलकर भाजपा को मदद किया, तब भाजपा बच सकी है। मैं चाहता हूं कि एक बार मायावती जी और काला जंग के दबाव में पूरी की पूरी जीरो पर आउट हो जाए, इसके बाद भी आप लोग चुनाव हरा के भाजपा को इस बार भेजेंगे, तब जगदेव बाबू का सपना पूरा होगा। क्योंकि बाबा साहब के 2 ही सपने हैं। पहला है कि जिनका देश है, मूल निवासियों का देश है, 100 में 90 वालों का देश है, तो 100 में 90 वाले अपने वोट का प्रयोग भाजपा के खिलाफ करें, पहली लाइन, तभी उसे हराएंगे। और दूसरा है कि इसको बौद्धमय भारत बनाए, क्योंकि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 56 को भगवान बुद्ध के शरण में जाने का काम किया। तो आप लोग हिंदू राष्ट्र को समझ नहीं पा रहे, इसलिए थोड़ा समझाना जरूरी है। वो क्या है? राज्य को स्टेट आप समझते होंगे, लेकिन उसकी वास्तविक परिभाषा प्रोविंस है। स्टेट माने विश्व की राजनीति, संसदीय भाषा में स्टेट को कंट्री कहा जाता है, देश, और नेशन कहा जाता है राष्ट्र को। ये दोनों 2 अवधारणा है। जो राष्ट्र है, जो राज्य है, जो देश है, अलग अलग है, तो उसकी परिभाषा समझ लो, तब लड़ना आसान होगा। देश के अंदर एक भूभाग होता है, यानी भूमि का क्षेत्रफल, जहां तक आपकी देश की सीमा है। दूसरा उसमें निवास करने वाली जनसंख्या है। तो भारत का पूरा मौजूदा क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और उसमें रहने वाली जनसंख्या 1,35 करोड़ से थोड़ा ज्यादा हो गई। तीसरा है संप्रभुता, तीसरा है सरकार, चौथा है संप्रभुता, पांचवा है सहायक तत्व मान्यता। यह देश अंग्रेजों और मुगलों का गुलाम था, तो उसमें सिर्फ भारतवासियों की सरकार नहीं थी, इसलिए गुलाम देश था। तो क्या आर्यों से गुलामी से मुक्ति पा गया भारत? जिन आर्यों ने सम्राट अशोक के वंशजों से भारत छीना है, पुष्यमित्र शुंग पतंजलि ने छीना है, क्या उनको सत्ता से हटाकर आपने अपना वापस ले लिया राज्य, अपना देश वापस किया, या देश गुलाम है? इसलिए इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार होना है। और दूसरा, राष्ट्र क्या है ये भी सुनिए। राष्ट्र के लिए भी भौगोलिक सीमा, उसके अंदर निवास करने वाली जातियों में किसी एक जाति का वर्चस्व होगा, जिसका धर्म, जिसकी संस्कृति, जिसकी भाषा, जिसकी लिपि चलेगी, वह भारत का राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। तो संविधान कह रहा है कि भारत के लोगों की राष्ट्रीयता और नागरिकता भारतीय है, किसी एक जाति का सवाल नहीं है। और भारतीय बनाने के लिए संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभुता संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके सभी निवासियों को समता, समता, बंधुत्व, न्याय, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय दिलाने के लिए, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता उपलब्ध कराने के लिए, यह है ना बंधुता बढ़ाने वाली एकता को हम स्वीकार करते, यही लाइन है ना। तो भारत में बंधुता बनाने के जगह घृणा फैला रहा है आरएसएस बीजेपी, भारत के संविधान की आत्मा पर चोट कर रहा है। किस दिन सुप्रीम कोर्ट जो है गिरफ्तार करेगा पूरी आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को,
भाजपा के लोगों को, बजरंग दल, हुड़दंग दल के लोगों को। असली देशद्रोही गद्दार तो ये है, देश में आग लगाने वाले ये हैं। इसलिए साथियों, 9 अक्टूबर की लाइन भूलिएगा नहीं। उसके लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि राष्ट्र नायक के वीर सपूतों, राष्ट्र नायक के वीर सपूतों, भारतवर्ष तुम्हारा है, खतरे में पड़ी आजादी जननी ने तुझे पुकारा है। किस बात के लिए? ये वो भारत है जब अशोका का भारत था, तो उस समय अफगानिस्तान भी आपका अंग था, पाकिस्तान भी आपका अंग था, नेपाल भी आपका अंग था, बर्मा देश भी था या नहीं था, तिब्बत भी था, श्रीलंका भी था, म्यांमार भी था, भूटान भी था, और यहां तक कि दादा चंद्रगुप्त की जो ससुराल सिकंदर और उसके सेनापति को पराजित किए तो पूरा ईरान के बॉर्डर से आगे तक चला गया, वहां तक था। और उतने बड़े भारतवर्ष का महाविनाश इन्हीं ऊंची जात के हत्यारों ने किया है। इनसे देश चलने वाला नहीं है। ये तो हिंदुस्तान बनाने में, देश को टुकड़े टुकड़े करने में लगे हैं। ये देशद्रोहियों की औलाद है। इसलिए आपको बब्बर शेरो एक बार खड़ा हो जाना है, खड़ा होकर ललकार देना है। तीर तलवार बंदूक नहीं चलाना है, सिर्फ क्या चलाना है? वोट। अगर उसके बाद भी ईवीएम से बेईमानी करते हैं तो श्रीलंका के तर्ज पर चढ़ जाएंगे हम इनके सीने पर। चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल, उलट के पटक जाएंगे, इनकी कुर्सी को चढ़ जाएंगे सीने पर। हमको उधर बनना है। हम लोकतंत्र में विश्वास कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र की हत्या करते हैं तो हम भी कानून को मानने वाले नहीं हैं। हम कानून की हिफाजत में खड़े होंगे। वहां हमें चलना है और उसकी शुरुआत 9 अक्टूबर से है। काहे के लिए है? कि खतरे में पड़ी आजादी रोता आज तिरंगा है। खतरे में पड़ी आजादी रोता आज तिरंगा है, और रहनुमा बेरहम हुए दलित पिछड़ा बनाए अंधा है कि नहीं अंधा? मियाँ का जूती मियाँ का सर मारने में किस बात का डर? हम महीने का वोट, हम महीने के जूता, हमारे ही आरक्षण खत्म हो रहे हैं, है या नहीं है? तो जगदेव बाबू ने जो बात कही थी उस लाइन में चंद लाइन कि ऊंची जात के लोगों ने हमारे बाप दादों से हरवाही चरवाही कराई है। क्या कहा? ऊंची जात के लोगों ने हमारे बाप दादों से हरवाही चरवाही कराया है। हम इनकी राजनीति में हरवाही करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, और ना ही 90% सोचतों से ऊंची जातियों की राजनीति में हरवाही करने के लिए कभी कहूंगा। मैं तो इस देश के काले कलूटे, नंगे, भीख मांगे, अर्ध नंगे, वंचित, उपेक्षित, गांव गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, मुसलमानों को गांव से दिल्ली तक इकट्ठा कर रहा हूं। इन्हीं में से कार्यकर्ता और नेता पैदा करके इनके हाथों में देश की धन धरती सौंप दूंगा, ताकि ये लोग खुद अपने हाथों से देश की धन धरती का बंटवारा करके अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सके। इसके लिए मैं आज 100 साल की लंबी लड़ाई की बुनियाद डाल रहा हूं। या एक क्रांतिकारी पार्टी है, इसमें आने और जाने वालों की कोई कमी नहीं रहेगी। या एक क्रांतिकारी पार्टी है, इसमें आने जाने वालों की कोई कमी नहीं रहेगी। परंतु इसकी लड़ाई लंबी और तगड़ी होगी। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी की जेल, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततो गत्वा हमारी होकर रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। फिर आगे कह रहे हैं जगदेव बाबू कि अब बात मैं जिन लोगों के लिए बोल रहा हूं वे लोग गूंगे और बहरे हैं, उन तक हमारी बातें पहुंच नहीं पाती हैं। जिनके लिए नहीं बोलता हूं वे लोग इतने चुस्त दुरुस्त और चालाक हैं कि हमारी बातों को जल्दी से पकड़ लेते हैं और हम पर चौतरफा हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस दिन हमारे सोए बब्बर शेर जाग जाएंगे उस दिन इन्हें निस्ता नाबूद कर देंगे। स्वतंत्र स्वाभिमानी स्वयं चेता लोग ही सोचतों के इस लड़ाई की रहनुमाई करेंगे। चरण चाटने वाला, झोला उठाने वाला, पिछलगुआ, कहार, हरवा, चरवा, बनिहारों से 90% सोचतों का कभी भोला होने वाला नहीं है। इसी बुनियाद पर शोषित इनकलाब कायम होगा। हम इसके लिए अपने जान की भी बाजी लगा देंगे। इसीलिए जो भाजपा में लोग हैं, मुझे लगता ही नहीं कि वो अपने बाप से पैदा है, किसी ऊंची जात के खून से पैदा होंगे, इसीलिए भाजपा के साथ खड़े हैं। ये मेरा अपना विश्लेषण है। जिनको जो लिखना पढ़ना लिखे। तो मैं आपसे कहने आया हूं कि संस्कार जब बदलते ही नहीं तो सरकार बदल कर क्या होगा। और जब नाव का मालिक ही पागल है तो पतवार बदल कर क्या होगा। पतवार बदलने से नाव आगे बढ़ेगी कि खेलने वाले का दिमाग ठीक होगा। तब
दलित पिछड़ों ने हमेशा अपना नेतृत्व बदला है कि शायद इस बार मजा आ जाए, शायद इस बार मजा आ जाए। अब मजा की जगह सजा आ गई, अंतिम लड़ाई होने जा रही है ना। अभी इधर एक हफ्ते का रिजल्ट आपको बताऊं, 2-4 लोग हमारे बड़े शुभचिंतक हैं, इतने बड़े शुभचिंतक हैं कि भैया एक चीज बताई, हम कह हाँ हो, क्या एक ही कमी है तुम्हारे अंदर, तू झूठ ना ही बोलता, जेकर लहर चलत होकर जिंदाबाद कह के कुछ कमा लेवे के चाहिए। क्योंकि यार तू 20 साल से लगल हुआ वही में जिंदाबाद, तू काहे न कमा लेता, कि हमरे सहूर नहीं बात, हम कि तोरे 20 साल में सहूर नहीं भल तो हमरे का 2-4 दिन में सहूर हो जाए। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो आपको रास्ते से भटकाने में लगे हैं। उनको लगाया गया है कि राकेश मौर्य को बिकाओ, खरीदाओ, डरवाओ, तो अभी तक तो कोई डरवाने वाला आया नहीं मेरे सामने, न मुझे गुमराह करने वाला आया, न तो खरीदने वाला ही किसी की हैसियत है जो पूरी सरकार का पैसा लगा के मुझे खरीद ले। हर एक शर्त पर बिक सकता हो, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी दे दो, फिर तो 24 मिनट में पता लग जाएगा, 25वां मिनट नहीं लगेगा, पता लग जाएगा कि गरीबी अमीरी कैसे भागेगी और जातिवाद कैसे भागेगा। वो तो बहुत आसान चीज है। जब देश का कल कारखाना बेचल जा सकेला तो देशभक्ति है, तो जातिवाद, ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद भगावे बदे एक लाइन का प्रस्ताव दिया कि बहुमत से पारित कर दो, इनको गिरफ्तार कर लो। भागने नहीं दूंगा, देश के सीमा पर प्रतिबंध लगेगा, किसी दूतावास से नहीं भाग सकते, हवाई जहाज से नहीं भाग सकते। गिरफ्तार करो और पूरा पता करो कि इसने खेतों में काम किया है या बिना किए जो है कि खाता है, इसमें भवन बनाने में ईंटा ढोया है, गारा ढोया है, या बिना ढोए जो है कि इसमें रहता है। अगर नहीं ढोया है तो इसको झोपड़ी के बाहर खड़ा कर दूंगा, वही रहना वही तेरी जगह है, तेरे लिए महल में रहने की जगह नहीं है। ऐसा आपको बुनियादी संकल्प लेके कठोर फैसले पर चलना होगा, तब बात बन सकती है। तो साथियों कहना चाहूंगा कि लेनिन तेरी कुर्बानी को हम व्यर्थ न जाने देंगे, और तेरे सम्मान और स्वाभिमान को झुकने और ना झुकाने देंगे। चाहे लहू से लाल हो जाए धरती, मगर जगदेव बाबू के गुलशन पर कभी आंच न आने देंगे। बंद कर दो इसी पर भाषण को, बहुत सारा भाषण हो गया, कभी और प्रशिक्षण होगा। सादर जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।